नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडाज में ये 5 खबरें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के ऑर्डर पे स्टे लगाया है। तो बेसिकली क्या लोकपाल ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके कुछ किया? तो इससे जुड़ी डिबेट को हम यहाँ समझेंगे। लोकपाल के ओरिजिन के बारे में भी बात करेंगे। फिर बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी हुई खबरें हैं कि भाई जो इलीगल माइग्रेशन पहले हो रहा था, अब उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है जब से बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज हुआ है। देन इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर जो है बात को समझा जाएगा कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, कैसे हम जो है सिचुएशन को और बेटर कर सकते हैं। एंड देन जो पूरे देश के अंदर डिबेट चल रही है रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो ये इंडियाज गॉट लेटेंट वाला पूरा इंसिडेंट हुआ है, तो हमारे यहाँ पे क्या क्रिमिनल लायबिलिटी इस चीज़ के लिए मेंटेन करके रखना सही है? तो ये सवाल यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे। देन हमारे यहाँ पे जो अब की बार जो वाला बजट था वो प्राइमरीली कंजम्पशन के ऊपर फोकस कर रहा था। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स उतना नहीं करता है। हमारे यहाँ पे जो भी हमारी इकोनॉमी चल रही है वो हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से चलती है। तो उसको लेके चीज़ों को समझा जाएगा कि वो कितनी सही है और क्या उसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज इटसेल्फ। बड़ी खबर है ये। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के ऑर्डर को स्टे कर दिया है कि भी लोकपाल की जो पावर है वो जजेस के ऊपर लागू नहीं होगी। तो इस चीज़ को पहले थोड़ा समझेंगे। देखिए, लोकपाल है क्या? लोकपाल बेसिकली इसको बोला जाता है ओम्बड्समैन। ठीक है। अब ये जो लोकपाल है, ये जो ओम्बड्समैन का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले स्वीडन के अंदर लाया गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट यू कैन से 18th सेंचुरी के अंदर जो है ये वहाँ पे आ चुका था। और इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि देखिए, जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो पावर सेंटर्स के अंदर ऊंचे पदों पे होते हैं, उनके अगेंस्ट करप्शन का कोई मामला अगर होगा तो आप किसके पास जाओगे? अगर आप कोर्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस प्रोसेस को टेकअप करेगा। अगर आप से एग्जीक्यूटिव के पास ही जाओगे तो भाई एग्जीक्यूटिव क्या खुद को इन्वेस्टिगेट करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे यहाँ पे जो पावर के ऊपर टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं वो निडर हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि पावर तो अब हमारे हाथ में है। तो उनको सही में ही ट्रू सेंस में उनको अकाउंटेबल बनाने में के लिए, उनके अगेंस्ट करप्शन का इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये लोकपाल की पोस्ट जो है वो क्रिएट की है। इंडिया के अंदर जो लोकपाल है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट दिस वाज द रीज़न जिसकी वजह से ये लोकपाल बनाया गया था। और मेंस 2013 का अगर आप सवाल देखें तो इसमें भी यही है कि यह नेशनल लोकपाल हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इमोरालिटी इन पब्लिक अफेयर्स। ओके, बिल्कुल सही है। अब देखो, एक चीज़ समझनी है हमने नेशनल लेवल पे बनाया लोकपाल, ठीक है, और इसके बाद जो हमारे स्टेट लेवल पे बने हैं दैट इज़ लोकायुक्त। ठीक, ये क्रिएट तो कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, बट फॉर इन्वेस्टिगेशन दे आर रिलाइंग ऑन अदर एजेंसीज। इनकी खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होती, ये दूसरी एजेंसीज के ऊपर ही एक तरीके से लाई करते हैं। और दूसरी एजेंसीज किसके कंट्रोल में होती हैं? सरकार के कंट्रोल में। तो से बात करें कि लोकपाल इन्वेस्टिगेट कैसे करवाएगा, तो लोकपाल का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई करेगी, और सीबीआई तो सेंटर के कंट्रोल में होती है। तो ऐसे में ये कितना इफेक्टिव रोल प्ले करेगा ये भी डाउटफुल है। बट स्टिल उस हायर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको अकाउंटेबल बनाने में ये लोकपाल का इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ जो है इंक्वायर कर रहा था इस पर्टिकुलर मामले में कि क्या हाई कोर्ट जज वो भी लोकपाल के एम्बिट में आते हैं? कि लोकपाल अगर मान लो कोई कंप्लेंट आती है किसी जज के खिलाफ, तो क्या लोकपाल उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के ऑर्डर को स्टे किया है। बिकॉज लोकपाल ने क्या किया, दे इंटरप्रेटेड हाई कोर्ट जज एज पब्लिक सर्वेंट, और जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं उनके अगेंस्ट तो लोकपाल जो है एक्शन कर सकता है। तो इसीलिए लोकपाल ने किसी हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं चल सकती है, आप इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। अच्छा, लोकपाल ने क्या कहा? लोकपाल ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया है, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 214 जो ये कहता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट,
तो उन्होंने कहा कि रिकॉग्निशन ऑफ हाई कोर्ट बट नॉट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ये लोकपाल ने इंटरप्रेट किया और इसलिए कहा कि भी लोकपाल जो है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएंगे। अब इस चीज़ को लेकर क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है, आप इस टाइप की चीज़ नहीं कर सकते हो, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। तो वो क्लैरिटी अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दे दी है। दिस वाज द बिग आइडिया, मतलब समझने की चीज़ ये है कि हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है आपके लोकपाल नहीं करवा सकते। वो कहते हैं कि जुडिशरी इज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हमारे यहाँ पे जुडिशरी ही पूरा यहाँ पे देखेगी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सैक्रोसैंक्ट, उसको लेके वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो दैट वाज द बिग आइडिया। आगे देखेंगे, इन्फिल्ट्रेशन हैज़ गॉन डाउन सब्सटेंशियली आफ्टर चेंज ऑफ बांग्लादेश रिजीम, ये बीएसएफ चीफ ने बोला है। और अगर हम सवाल को भी देखें तो इन्होंने कहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम अक्रॉस म्यांमार ये चलता है यहाँ पे, और साथ साथ ये बताया कि भी कैसे हम सिक्योरिटी फोर्सेस के रोल को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको समझनी होगी, जो हम ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देख रहे हैं इसके अंदर दिक्कत क्या आती है, ये बॉर्डर रिवराइन है, ठीक है, पहली समस्या ये है। जंगल बहुत डेंस है वहाँ पे, ओके, मार्शी एरिया है और कुछ एरिया के अंदर जो है आपको माउंटेन एरिया भी मिल जाएगा। तो ये इस टाइप का वहाँ पे कुछ एक जंगल का सिनेरियो रहता है। और दूसरी चीज़, अगर आप क्रॉस बॉर्डर इशू को देखोगे तो इलीगल माइग्रेशन इज़ वन सच इशू, ये एक इशू है। उसके अलावा भी बहुत गड़बड़ वहाँ से होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ से होती है, काउंटरफिट करेंसी वहाँ से आती है, नकली जाली करेंसी, ठीक है, आर्म्स की इलीगल ट्रेड वहाँ पे हो जाती है। सो ये एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो उधर हमें देखने को मिलती हैं। एंड द पॉइंट इज़ दिस, इसको मैनेज करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी है उस मैनेजमेंट एजेंसी को बेटर इक्विप करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा अच्छे हथियार आपको देने पड़ेंगे, तब जाके सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल है इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर। तो अब देखिए हमारा रिलेशन जो है, हम रिस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं, गलवान इंसिडेंट हुआ हमें पता है, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो बात ऐसी है कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके बीच में इंडिया और चाइना ने सोचा कि हम नॉर्मलाइज करेंगे अपने रिलेशन को। तो पहली चीज़ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं एंड चाइना इज़ फेसिंग द चैलेंज देयर, और डोनाल्ड ट्रंप ये चैलेंज करेंगे ही करेंगे चाइना को। तो चाइना ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया जो है उनके अगेंस्ट हो जाए ऐसे टाइम पे, और यूएस के साथ चले जाएं सारे के सारे, कि भाई ट्रंप के साथ, ट्रंप की सपोर्ट में इंडिया खड़ा हो जाए और चाइना के अगेंस्ट काम करना शुरू करे। तो चाइना डजेंट वांट दैट थिंग एट दिस पॉइंट, वो इतना बड़ा प्रेशर जो है ज़बरदस्ती झेल नहीं सकते। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक कंसर्न्स चल रहे हैं वहाँ पे, दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, और चाइना के अंदर खासकर स्लो डाउन का जो है माहौल है उधर, उतना अच्छा नहीं चल रहा सिनेरियो, ओके। एंड दे वांट कि ट्रेड जो है वो फिर दोबारा अच्छा हो जाए, और पोटेंशियल बहुत है इंडिया चाइना ट्रेड के अंदर, दैट इज़ समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। और दूसरी चीज़, एक बार डिफरेंसेस आने के बाद नॉर्मलाइजेशन धीरे धीरे हो ही जाती है, उसी की यहाँ पे बात की गई है कि पहले हमने डी एस्केलेशन की बात की और उसके बाद हम बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करने की तरफ आगे चल रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब देखिए, अभी भी अगर आपको समझना होगा कि हमने कुछ चीज़ों को तो ठीक ठाक किया है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ बनते हैं। फर्स्ट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ साइलेंट ओवर दीज डेवलपमेंट, सरकार बिल्कुल भी कुछ क्यों नहीं बोल रही है। उसका एक रीज़न देखिए, व्हेन यू आर, यू कैन से, मैनेजिंग थिंग्स अवे फ्रॉम द गेज ऑफ मीडिया, मीडिया से दूर रह के अगर आप चीज़ों को ठीक करते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हर चीज़ पे आके गवर्नमेंट को बोलना है, खासकर इतने सेंसिटिव मैटर को लेके, और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ आपको टैक्टफुली जो है ये सिचुएशन डील करनी है। तो इन माय ओपिनियन दिस इज़ फाइन, इवन इफ द गवर्नमेंट इज साइलेंट, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ वन पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़, पेट्रोलिंग राइट्स को लेके अब बात हो गई है कि इंडिया पहले जिन पर्टिकुलर एरियाज़ पे पेट्रोल करता था, क्या वाकई उतने बड़े एरिया के ऊपर वापस हम लोग पेट्रोलिंग करने लगे हैं। तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क एंड दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, वो चीज़ एड्रेस करने की बात है यहाँ पे। और इंडिया की पोजीशन क्या है, वी वांट टू रीस्टोर द स्टेटस को, जब तक पुरानी सिचुएशन नहीं होती है हमारे टाइज इंप्रूव नहीं होंगे। हम धीरे धीरे जो है नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहे हैं और पुराने उसी सिचुएशन पे जा रहे हैं जहाँ पे जो है वो चीज़ थी यहाँ पे। क्लियर, जिस एग्रीमेंट के तहत, जिस अरेंजमेंट के तहत
पेट्रोलिंग हुआ करती थी, हम दोबारा उसी दिशा की तरफ जाना चाहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर क्लियर अबाउट। और चाइना ये कह रहा है कि इंडिया शुड मूव ऑन फ्रॉम द क्लैशेस, आगे बढ़ जाएं, और दिस एंड दैट दे वांट बेसिकली सम गेन, ऐसा वो सोचते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो डिबेट में है। अब बात करते हैं कंटेंशियस स्पीच के मामले में। तो ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ इंडियाज गॉट लेटेंट वाला, तो यहाँ पे सवाल ये बन रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी फ्री है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो एक तो चीज़ आपको समझनी है कि इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये तो क्लैरिटी है ही हमें, ठीक है, दैट इज़ समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़, रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो वी हैव आर्टिकल 19(2) जिसके अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन है। लेकिन ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इट डज नॉट कवर द ऑफेंसिव स्पीच। और ये जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ, इट वाज एन ऑफेंसिव स्पीच, ठीक है। एंड अदर पॉइंट इज दिस, हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेप्शंस लाइक डिसेंसी एंड मोरालिटी, उसका ध्यान आपको रखना पड़ता है। लैंग्वेज इन मीडिया मे बी इनअप्रोप्रिएट बट नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये सवाल भी आपको समझना है कि देखिए ये पूरा जो बातचीत बोली गई है वो क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं होना चाहिए ना। इनअप्रोप्रिएट है बट क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। गाली गलौज तो दुनिया करती है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, इसको समझना है। क्या उस चीज़ के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो जाना ठीक है? अगेन दैट्स द प्रॉब्लम हियर। तभी तो ये मामला कोर्ट में गया है, दैट कोर्ट इज लुकिंग इनटू दिस हरासमेंट से बचने के लिए, ठीक है। तो स्पीच शुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट फॉर इट इज़ यू कैन से इंसाइटिंग वायलेंस और क्रिएटिंग ट्रबल। अगर कोई सेडिशन वगैरह कर रहा है तो आप किसी के स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करो, अदरवाइज कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है कि आप इसको चलिए। एटलीस्ट आप क्रिमिनल लाइबिलिटी मत लेके आओ इसके अंदर, वो चीज़ गड़बड़ है। एंड दैट इज समथिंग विच वॉज पॉइंटेड आउट हियर, ठीक है ना। तो ये बात इन्होंने क्लैरिटी के साथ बोली है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 19(2) से रिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम कुछ एज सच अरेंजमेंट यहाँ पे है नहीं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सवाल पे चलते हैं। तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रीइंफोर्सेस वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, और इवेल्युएशन ऑफ स्पीच एंड एज ऑफेंस शुड बी अधेयर टू लीगल डेफिनेशन। और बिल्कुल सही बात है। देखो क्या चीज़ ऑब्सीन है, क्या चीज़ ऑब्सीन नहीं है, इसको आप डिफाइन करो ना सबसे पहले। तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसी चीज़ों को डिफाइन ही नहीं किया जाता, दैट्स अ प्रॉब्लम हियर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें जो है कल्टीवेट करनी पड़ती है यहाँ पे, और दिस पर्टिकुलर मोरालिटी मस्ट बी अलाइंड विद द सब्सटेंटिव लॉ। बिल्कुल कानून की ज़रूरत है, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। और ऑब्सिनिटी क्या है, ये डेफिनेशन सोसाइटी के अंदर चेंज के साथ चेंज भी होती है, ठीक। पुराने टाइम पे ऑब्सिनिटी अलग होती होगी, आज की डेट में ऑब्सिनिटी अलग है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी दैट इज चेंजिंग, वो बात भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। राइज इन हेट स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, वी हैव सीन दैट पॉलिटिशियंस हेट स्पीच करते हैं, तो वो चीज़ रोकी जा रही, उसको लेके कोई डिबेट नहीं है। और यहाँ पे कॉमेडियंस को टारगेट कर रहे हैं बिकॉज दे आर द ईजी टारगेट्स। सो ये चीज़ यहाँ पे चलती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, कॉमेडियंस दे सर्व एज सोसाइटल मिरर एंड देयर साइलेंस इज डेंजरस। तो बिल्कुल ये जो कॉमेडियंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ऐड की जा रही है, दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एटलीस्ट इस लेवल पे जो है इतनी सेंसरशिप जो है, इतनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। दैट वाज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। तो अब देखिए बात है यहाँ पे ग्रोथ जो है उसको लेके डिबेट है। सो इज ग्रोथ इनफ टू ड्राइव द ग्रोथ? क्यों ये सवाल बना यहाँ पे कि बजट के अंदर जब हम प्रोविजन करते हैं, एक है कि आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, दैट इज़ वन एरिया। एक्सपोर्ट्स जो है आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करेगा। दूसरा कंजम्पशन, तो क्या हम कंजम्पशन को बढ़ा के, अब कंजम्पशन अलग अलग लेवल से आप बढ़ा सकते हो, एक आप लोगों को डायरेक्टली पैसा दे रहे हो, एक उनकी सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं वगैरह वगैरह, क्या इससे जो है हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर अगर आप टोटल रोल देखोगे ना कंजम्पशन लेड सिस्टम का, तो समवेयर अराउंड 59% जो है हमारा पूरा सिस्टम किसी कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। मतलब हम वो चीज़ बना रहे हैं जो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाती है, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। और बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम उतना डिपेंडेंट नहीं है। देखो चाइना की बात करेंगे तो चाइना इज़ एक्सपोर्ट्स लेड इकोनॉमी, आर इज़ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी है। तो इसीलिए मेक फॉर इंडिया भी हमें समझना चाहिए।
हमें जो बनाना है, जिस इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं उसको ऐसे प्रमोट करो कि जो इंडिया में कंजम्पशन आइटम लेके आ रही है चीज़ें, उन इंडस्ट्रीज़ को भी जो है आपको प्रमोट करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है ना। अब इसके प्लस माइनस दोनों ही होते हैं। एक ये प्लस होगा कि भाई अगर कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन वगैरह आता है तो हम पे उतना बड़ा असर उसका नहीं पड़ता, बिकॉज आर्स इज कंजम्पशन लेड इकोनॉमी दैट वी हैव हियर। बट वो ठीक भी नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट भी करना है, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना है। कंजम्पशन लेड चल रहा है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, वो भी ठीक चलेगा। और देखिए अभी जो लेटेस्ट हमने किया है यहाँ पे, तो एक तो टैक्स को रिड्यूस किया है, दैट इज़ वन थिंग वी हैव डन। और दूसरी चीज़ जो है, सिस्टम को भी थोड़ा ईज आउट किया है, रेट जो आरबीआई ने जो है रेट भी कम कर दिए हैं। तो आइडिया यही है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, एंड एज देर विल बी मनी इन देयर हैंड्स दे विल कंज्यूम। सो ये मॉडल हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं, बट दैट शुड नॉट मीन दैट वी आर स्टॉपिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्पेसिफिकली आज की डेट में वेयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट पिकिंग अप, वी कैन नॉट मूव डाउन टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकारी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसको हम स्टॉप डाउन नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन अ क्रिटिकल थिंग फॉर अस, वो अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो न्यू ट्रेड डील विद चाइना इज पॉसिबल। देखिए ये जो टैरिफ वॉर का खेल शुरू हुआ है, तो टैरिफ वॉर पे बात ऐसी है, अभी तक कोई ऐसा उन्होंने पीस डाउन करने की बात नहीं की थी, बट ट्रम्प इज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट कि दे आर रेडी टू मेक अ डील विद चाइना। चाइना के साथ डील करने का वो रेडी हैं, एंड इन दैट केस ग्लोबली वी सी वी शुड वेलकम दिस। पूरे इसको बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर द ट्रेड। यहाँ से एनवायरमेंट आपका बेटर हो जाएगा, एंड वी विल सी दिस इन अ बेटर वे। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी नंबर 1 और नंबर 2 अगर आते हैं तो ये सबके लिए अच्छा है, ठीक है। सो दैट इज द मैसेज दैट वी हैव हियर, एंड ट्रम्प मे बी एबल टू डू दिस। सो दिस इज समथिंग वी हैव इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।